हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉलिटिक्स अरस्तु की महत्वपूर्ण रचना है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति अनुभव मूलक पद्धति है। अरस्तु ने आदर्श राज्य व्यवस्था की तलाश में अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया था। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉल जेनेट। फ्रांस के दार्शनिक विचारक पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। अगला प्रश्न है, राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का, शक्ति राज्य और सरकार का। राजनीति के अध्ययन में निम्न विषय सम्मिलित होते हैं: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और शक्ति का अध्ययन। इसके अलावा स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों का अध्ययन भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो द्वारा। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है जिसका उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। इस पुस्तक में प्लेटो ने न्याय के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया है। रिपब्लिक के बारे में रूसो ने कहा है, यह शिक्षा पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने 387 बीसी में अकादमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान डैश के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ब्लंटसली ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसके किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में से सबसे पहले कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लासवेल। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक विचारकों में लासवेल पहला था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यह मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय केवल व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन, राज्य और अन्य राजनीतिक संस्थाएं ही हैं।
यद्यपि आधुनिक राजनीतिक विचारक ग्राहम वॉल्स, बेंटले, केटलिन, लॉसवेल आदि विचारकों ने इस बात का प्रतिपादन किया था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र राजनीतिक संस्थाओं को न मानकर इन संस्थाओं की चालक शक्ति मानवीय व्यवहार को बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेलकॉट पार्सन। टेलकॉट पार्सन का नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है। संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण वस्तुतः प्रणाली विश्लेषण का ही विकसित रूप है। तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के प्रयोग की प्रेरणा रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलिनोवस्की सरीखे मनोवैज्ञानिकों की कृतियों से आई है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हॉब्स, लॉक, रूसो, कौटिल्य और जोहानेस ऑल्थ्यूजियस। उपर्युक्त दिए गए सभी विचारकों का संबंध सामाजिक समझौता सिद्धांत से है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि राज्य ईश्वरीय संस्था न होकर एक मानव निर्मित कृत्रिम संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते द्वारा हुआ। इसके पूर्व भी एक अवस्था थी जो प्राकृतिक अवस्था के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, जॉन ऑस्टिन ने समर्थित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एकलवादी संप्रभुता, अंग्रेजी विश्लेषणात्मक कानूनी प्रत्यक्षवाद और उपयोगितावाद। जॉन ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के जनक हैं। ऑस्टिन के चिंतन में तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। प्रारंभ में उपयोगितावादी विचारक यह चाहते थे कि इंग्लैंड की लोक विधि में जहाँ जहाँ अन्याय और असंगतियाँ पाई जाती हैं, उनके निराकरण के लिए नए कानून बनने चाहिए। ऑस्टिन स्वयं उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक था। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता किसकी रचना में पाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। जोहानेस ऑल्थ्यूजियस और कौटिल्य। लोकप्रिय संप्रभुता जोहानेस ऑल्थ्यूजियस और कौटिल्य दोनों की रचना में पाई जाती है। ऑल्थ्यूजियस ने अपनी चर्चित कृति सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत लिखा है कि प्रभु सत्ता ऐसा कार्य करने की सर्वोच्च और सर्वोपरि शक्ति है जो राज्य के सदस्यों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक हो। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार साधारणतः नैतिक आधार पर जनसाधारण को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति रूसो के चिंतन में मिलती है और यह संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन किसने संकल्पित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी डाइसी ने। ब्रिटिश न्यायवेत्ता डाइसी ने अपनी विख्यात कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है, परंतु आगे चलकर इसे सांविधिक शासन का प्रतिरूप मानने लगा। विधि का शासन या कानून का शासन ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। देश का कानून सर्वविदित होना चाहिए ताकि नागरिकों को यह मालूम हो कि वह उन्हें किस तरह प्रभावित करेगा। कानून का स्वरूप सर्वमान्य होना चाहिए। कानून का प्रयोग अतीत काल से प्रभावी नहीं होना चाहिए। शासन की शक्ति का प्रयोग केवल कानून में निहित प्रक्रियाओं, सिद्धांतों और प्रतिबंधों के अंतर्गत ही होना चाहिए, अन्य किसी आधार पर नहीं।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिजनवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है। मूलतः अभिजनवादी सिद्धांत समाज विज्ञान के क्षेत्र में यह व्याख्या देने के लिए विकसित किया गया है कि सामाजिक संगठन के भीतर मनुष्य किस तरह व्यवहार करते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में इटली के दो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक पेरेटो और मॉस्का ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय केवल गिने चुने लोग ही करते हैं, चाहे उस संगठन का बाहरी रूप कैसा भी क्यों न हो। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें हैं। पहला है, यदि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। दूसरा है, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हों। तीसरा है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, क्या दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। दबाव समूह का क्रियाकलाप राज्य प्रक्रिया का अंग होता है। इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। यह अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। संविधान में बहुत से प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के स्वरूप के लिए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह अनुदेश पत्र है, यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है और यह दिशा संकेत है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता एकात्मक लक्षण नहीं है, जबकि एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां एकात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका का। भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी हुई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सदनों द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर इसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रण, टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण उस राज्य के राज्यपाल करवाते हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। यह संविधान द्वारा प्रावधानित राज्य स्तर के न्यायिक प्राधिकार को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग एक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक संस्थान है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। इस संस्था को 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में राज्य उप राज्य स्तरीय राजकोषीय संबंधों को युक्ति संगत और व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन सूची। मतदाता सूची को निर्वाचन सूची के नाम से जाना जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग। भारतीय निर्वाचन पद्धति में आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग एक चुनौती बना हुआ है।
अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है डैश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में घोषित है। धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रवाद। भारत में क्षेत्रवाद अक्सर राष्ट्रवाद के विरोधाभास के रूप में विद्यमान है। भारत में समय समय पर क्षेत्रवाद की धारणा उभर कर आती रही है, जैसे भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग, एक धर्म के आधार पर एक अलग राज्य की मांग इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सकारात्मक कार्रवाई पद प्रथम बार सन डैश में उपयोग किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1961। सकारात्मक कार्रवाई एक शब्द और नीतियों के समूह के रूप में 1960 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करने और हाशिए पर रहने वाले समूहों, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी। यह शब्द पहली बार आधिकारिक तौर पर कार्यकारी आदेश 10,925 में इस्तेमाल किया गया था, जिस पर 6 मार्च 1961 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीयतावाद के प्रमुख कारक निम्न में से कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषाई कारक। भारत में क्षेत्रीयतावाद के कारकों में भाषाई कारक महत्वपूर्ण है। क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्र, क्षेत्रों के समूह या अन्य उपव्यावसायिक इकाई के राष्ट्रीय या आदर्शवादी हितों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। माता पिता के द्वारा पुत्र की प्राथमिकता और लिंग चयनात्मक गर्भपात। अगला प्रश्न है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। अहस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। एडम स्मिथ का मत था कि समाज में स्वतंत्र एवं संचालित प्रतियोगिता की दशा उपस्थित होती है, जिसमें कोई सरकारी या अन्य व्यवधान नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ प्राकृतिक नियमों की सार्वभौमिकता से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, नोटा लागू करने वाला भारत डैश देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14वां। नोटा के लागू करने वाला भारत 14वां देश है। नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द एबव। भारत में नोटा को 2013 से वैध माना जाने लगा। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वी लेनिन का। व्लादिमीर लेनिन द्वारा लिखित पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का नवीनतम चरण माना है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, यह किसका मत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार औद्योगिक विकास राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है। रोस्टो ने आर्थिक विकास मॉडल के चरणों का विकास किया। इस मॉडल को रोस्टोवियन टेक ऑफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट साइमन।
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट साइमन ने सन 1959 में किया। उन्होंने उस पद का प्रयोग राजनीतिक व्यवहार के मनोविज्ञान पर अपने अध्ययन के शीर्षक में किया। अगला प्रश्न है, समाजवाद एक ऐसे टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CEM जोड़। समाजवाद के संदर्भ में CEM जोड़ का कथन है कि समाजवाद एक ऐसे टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, आमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हितवाचन। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में हितवाचन को नहीं माना है। आमंड के राजनीतिक व्यवस्था के भाग हैं राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूह, राजनीतिक संप्रेषण, नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णयन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया। अभी तक अमेरिकी संविधान में 27 बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। फ्रांस के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद राष्ट्रपति का है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सभा। स्विस संविधान के अनुसार बहुल कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव संघीय सभा करती है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्बर्ट वेन डायसी। अगला प्रश्न है, किसका नाम पोस्ट कोर्ब से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का संबंध पोस्ट कोर्ब से जुड़ा है। पोस्ट कोर्ब एक संक्षिप्त शब्द है जिसका अर्थ है योजना बनाना, आयोजन करना, कार्यकारी समूह बनाना, निर्देशन करना, समन्वय करना, विवरण देना और बजट बनाना। अगला प्रश्न है, किसने इस पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैंक मेरिनी। सन 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव प्रकाशित हुई, जो कि नवीन लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रिज्मीय समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिक्स ने। प्रिज्मीय समाज के सिद्धांत को FW रिक्स ने प्रतिपादित किया। 1973 में FW रिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, गैंग प्लैंक का संदर्भ किससे है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेवल जंपिंग। गैंग प्लैंक का संदर्भ लेवल जंपिंग से है। इस सिद्धांत का प्रयोग हेनरी फेयोल ने किया था। गैंग प्लैंक एक शब्द है जिसका उपयोग स्केलर श्रृंखला के संबंध में किया जाता है, जो किसी संगठन के भीतर वरिष्ठों के पदानुक्रम को संदर्भित करता है, उच्चतम प्राधिकारी को लेकर निम्नतम स्तर तक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।